Hello children, I hope you all are fit and fine and must be enjoying your study, must be learning new things every day. Like last time I taught you the chapter 3 weather and climate, and now we are going to learn something new today about equatorial regions. These equatorial regions are the areas which lie near equator. Like children, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में किया था कि इक्वेटर क्या होता है और इक्वेटर जो है किस तरह से अर्थ को दो पार्ट्स में बांटता है, और जो इक्वेटर पार्ट होता है उसे हम टॉरिड जोन कहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा गर्मी वाला एरिया होता है। अब क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, इसीलिए वहाँ पर जो क्लाइमेट होता है, जो वहाँ की वेजिटेशंस होती हैं, लोगों के रहने का तरीका होता है, सब कुछ ही अलग होता है। तो आज हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेट्स नाउ मूव टुवर्ड द चैप्टर। Here we will study about the equatorial region. This region is situated along the equator on both sides. The region includes the Amazon basin in South America, the Congo basin in Africa, and Malaysia and Indonesia in Asia. To know more about this region, we will study about the Democratic Congo, Republic of Congo. अब डियर चिल्ड्रन, जो रीजन, जो एरिया इक्वेटर के दोनों साइड होता है, जो कि टॉरिड जोन हम जिसे कहते हैं, उन सारे एरिया में अमेज़न बेसिन भी एक एरिया है जो कि साउथ अमेरिका में होता है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था। और कॉन्गो बेसिन जो है वो अफ्रीका में है, और मलेशिया और इंडोनेशिया इन एशिया में, मतलब ये उनकी तरफ बढ़ता चला जाता है। अब इस एरिया के बारे में और जानने के लिए हम आज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उसकी लोकेशन देखते हैं कि आखिर वो कहाँ पर स्थित है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है। कॉन्गो इज़ इसको बेटा शॉर्ट फॉर्म में हम DRC भी बोलेंगे। तो ये जो DRC है इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। वो अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ा देश है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये सबसे बड़ा देश है। इट इज़ सराउंडेड बाय 9 कंट्रीज़, और ये जो देश है ये दूसरी 9 देशों से घिरा हुआ है। टू द नॉर्थ ऑफ द कंट्री lie the Central African Republic and Sudan. To the east lie Uganda, Rwanda, Burundi and Tanzania. To the south lies Zambia and Angola. To the west lies the Republic of Congo. अब इसके चारों तरफ ये सारी जो नाइन कंट्रीज़ हैं, इसके चारों तरफ सिचुएटेड हैं। अब देखिए, हम इसको मैप के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। देखिए चिल्ड्रन, ये इक्वेटर लाइन है जो कि अर्थ को 2 हिस्सों में बांटती है, और ये जो सेंट्रल एरिया होता है ये सबसे ज़्यादा हॉट एरिया होता है, और इसी को हम कहते हैं टॉरिड जोन, जहाँ पर ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा होती है थ्रू आउट द ईयर, बिकॉज डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ओवर इट। तो ये जो इक्वेटर है, ये जो टॉरिड जोन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, और यहाँ पर जितने भी एरियाज़ हैं अर्थ के, वहाँ पर आइए देखते हैं। अब ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, ये है इक्वेटर, और ये इक्वेटर के चारों तरफ का एरिया, और ये है हमारा अमेज़न रेन फॉरेस्ट। और अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्गो रीजन, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा है। अब देखिए, ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, ये है हमारा कॉन्गो का एरिया, जहाँ पर कॉन्गो रेन फॉरेस्ट है, और ये है इक्वेटोरियल लाइन के बिल्कुल बीच में। देखिए चिल्ड्रन, ये है अफ्रीका, और ये दूसरे अदर कॉन्टिनेंट्स हैं। यहाँ पर है हमारा अमेज़न बेसिन, और यहाँ पर है कॉन्गो बेसिन, और ये रहा आपका कॉन्गो, और ये है अफ्रीका की सभी कंट्रीज़। अब देखते हैं कि कॉन्गो किस तरह से ये 9 कंट्रीज़
से घिरा हुआ है। देखिए ये है हमारा कॉन्गो, और कॉन्गो के चारों तरफ जो हमारे दूसरे एरियाज़ हैं जैसे कि ज़ाम्बिया, एंगोला, जिनके नाम अभी हमने रीड किए थे, गैबोन, सूडान, युगांडा, बुरुंडी, रवांडा, तो इस तरह से ये दूसरे और 9 कंट्रीज से घिरा हुआ है। तो डियर चिल्ड्रन, इस तरह से अब आपने देखा कि किस तरह से कॉन्गो जो एक कंट्री है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है और चारों तरफ से 9 दूसरी कंट्री से घिरी हुई है। अब आ जाते हैं हम क्लाइमेट के ऊपर कि क्लाइमेट यानी कि वहाँ का किस तरह से मौसम रहता है। कॉन्गो इज़ अ रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर। कॉन्गो जो एक एरिया है, जो कंट्री है, वहाँ पर हाई टेम्परेचर रहता है। द मॉर्निंग्स आर ब्राइट एंड सनी, और सुबह जो है वहाँ पर अच्छी ब्राइट सनी मौसम होता है। बट बाय नून टेम्परेचर बिकम्स हाई एज इन द डेजर्ट रीजन, और लेकिन दोपहर तक जो है वहाँ पर टेम्परेचर उतना ही गर्म होता है जैसे कि रेगिस्तान वाले एरियाज़ में होता है। अ हैवी डाउनपोर फॉलोड accompanied with thunder and lightning एवरी आफ्टरनून, और हर दोपहर को जो है वहाँ पर एक भारी मात्रा में डाउनपोर यानी कि बारिश होती है उस गर्मी के बाद में। इट इज़ नोन एज 4 o'clock रेनफॉल, और इसको जो है 4 बजे होने वाली बारिश कहा जाता है। इन द इवनिंग द टेम्परेचर कम्स डाउन बट द हीट एंड ह्यूमिडिटी मेक इट अनकम्फर्टेबल। अब शाम तक जो है इस बारिश की वजह से मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन जो हीट और ह्यूमिडिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल कर देती है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जब बारिश होती है तब हमें काफ़ी कूल लगता है, लेकिन उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा चिपचिपाहट और बहुत ही ज़्यादा चुभने वाली गर्मी हो जाती है, बिल्कुल ठीक उसी तरह से। नेचुरल वेजिटेशन, अब देखते हैं कि यहाँ पर वेजिटेशन यानी कि किस तरह के फल फूल होते हैं। मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ कवर्ड विद ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। अब जो ज़्यादातर ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो जो है, ये जो कंट्री है, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं या फिर वो जंगल होते हैं जो सदाबहार रहते हैं, यानी कि 12 महीनों जहाँ पर ग्रीनरी रहती है, जहाँ पर पतझड़ नहीं आता है। These rainforests are the second largest and one of the thickest in the world। इस तरह के जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, रेन फॉरेस्ट इसीलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर बारिशों की वजह से जंगल उगते हैं। तो ये जो रेन फॉरेस्ट है ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फॉरेस्ट और सबसे ज़्यादा थिकेस्ट यानी कि घनत्व वाला जंगल है। द फॉरेस्ट हैव वेरी टॉल एंड डेंस ट्रीज हुज ब्रांचेस फॉर्म अ थिक कैनोपी। अब यहाँ पर जो इस फॉरेस्ट में जो पेड़ हैं वो इतने ज़्यादा बड़े हैं, इतने ज़्यादा घने हैं कि जो उसकी ब्रांचेस हैं वो एक तरह की थिक कैनोपी प्रिपेयर कर देती है। ऐसा लगता है जैसे कि उसने एक बहुत बड़ा टेंट लगा दिया है, टेंट सा क्रिएट कर देते हैं। इवन सनलाइट कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू दिस फॉरेस्ट। इतने ज़्यादा घना जंगल होता है कि वहाँ पर जंगल के अंदर सनलाइट तक जो है पेनिट्रेट नहीं हो पाती, यानी कि ठीक से नहीं पहुँच पाती है। सो दे रिमेन डार्क एंड डिम इवन इन द डे टाइम। इसीलिए ये जो है डे टाइमिंग में भी दोपहर को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अंधेरा रहता है, काफ़ी कम लाइट यहाँ पर होती है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि इतना घना जंगल होता है कि एक तरह का टेंट प्रिपेयर हो जाता है कि रोशनी इसके अंदर बहुत ही मुश्किल से जा पाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। काउंटलेस वेराइटीज़ ऑफ नेटिव ट्रीज एंड प्लांट्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पर जो है बहुत ही अलग अलग तरह की वैरायटी पेड़ों और पौधों की होती है, जैसे कि माहोगनी, इबोनी, लिम्बा, वेनेज, एजबा, इरोको एंड सिपेल प्रोवाइड टिम्बर। अब इस तरह की जो ये प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, ये सब के सब जो है टिम्बर यानी कि लकड़ी देते हैं। फाइबरस प्लांट्स इंक्लूडिंग राफिया एंड सीजेल। अब जो फाइबर वाले जो प्लांट हैं उसमें जो है राफिया और सीजेल इंक्लूड हैं। प्लांट्स इंक्लूडिंग सिंचोना द सोर्स ऑफ क्विनिन। अब सिंचोना जो है बेटा एक तरह का प्लांट है जिससे कि क्विनिन मेडिसिन बनती है। सिंचोना प्लांट और आर यूज टू प्रिपेयर मेडिसिन। रबर एंड पाम ट्रीज आर ऑल्सो फाउंड। जो सिंचोना प्लांट है जो क्विनिन बनाने में हेल्प करता है, और रबर और पाम ट्रीज भी यहाँ पर पाए जाते हैं।
द साउथ एंड साउथ वेस्ट एरिया ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ कवर्ड विद ग्रासलैंड। और कॉन्गो ये जो कॉन्गो कंट्री है, इसकी जो साउथ और साउथ वेस्ट एरिया हैं वहाँ पर ग्रासलैंड पाए जाते हैं। ग्रासलैंड से ये ज़मीन जो है कवर्ड है। अब ग्रासलैंड क्या होती है वो भी देखते हैं। ऐसा एरिया होता है जहाँ पर ग्रास ज़्यादा होती है और बड़े बड़े ट्रीज कम होते हैं। इस तरह से अब देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह की वाइल्ड लाइफ होती है, यानी कि यहाँ पे एनिमल्स की वैरायटी किस तरह की होती है। DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो इज़ फेमस फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ। ये जो है अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। द डेंस फॉरेस्ट प्रोवाइड एन एक्सीलेंट शेल्टर टू एनिमल्स, गोरिल्लाज, चिंपैंजीज एंड बेबून्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। अब इस घने जंगल में जो है जानवरों को बहुत ही अच्छे से शेल्टर मिल पाता है, यानी कि उनको रहने के लिए जगह मिल पाती है, क्योंकि इन जंगलों में जो है 12 महीनों वनस्पति खूब होती है, ग्रीनरी खूब होती है, अलग अलग तरह के फल फ्रूट्स होते हैं। तो इन एनिमल्स को रहने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। पानी भी यहाँ पर भरपूर मात्रा में होता है, रहने के लिए जगह इन्हें बहुत ही अच्छी मिलती है। इसलिए यहाँ पर वैरायटी भी एनिमल्स की बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि गोरिल्ला, चिंपैंजीज, बेबून्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। Lions, tigers, hippos, rhinos, leopards, deer and zebras are also found in the large number। और यहाँ पर इस तरह की वैरायटी भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलती है। Insects such as ants, butterflies, beetles and bees are found here। यहाँ पर जो है अलग तरह की इंसेक्ट्स, आंट्स, बटरफ्लाई, बीटल्स और अलग अलग तरह की जो मधुमक्खियाँ होती है ये भी यहाँ पर पाई जाती हैं। इस तरह से यहाँ पर एनिमल्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। आगे रेप्टाइल्स भी देखते हैं। रेप्टाइल्स वो जानवर होते हैं जो कि रेंगने वाले होते हैं, जिसमें कि स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, लिजर्ड्स एंड कैमलियंस ऑल्सो लिव इन द फॉरेस्ट। तो इस तरह से यहाँ पर ये सब एनिमल्स भी रहते हैं। क्रोकोडाइल्स एंड हिप्पोपोटेमियस आर फाउंड इन द स्वैम्प्स एंड रिवर्स। और जो क्रोकोडाइल्स और हिप्पोपोटेमियस हैं वो दलदल में और रिवर्स में पाए जाते हैं। द ओकापी आर रेयर काइंड ऑफ जिराफ एंड कोंगो पिकॉक्स आर ऑल्सो फाउंड ओनली इन DRC। अब DRC में जो है जो रेयर टाइप के जो बिल्कुल अलग तरह के जो जिराफ होते हैं और पिकॉक्स होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। और वो अलग तरह के जो जिराफ है उसे ओकापी कहा जाता है। द फॉरेस्ट आर फाउंड फॉर मैनी काइंड ऑफ कलरफुल बर्ड्स एज वेल। और इस फॉरेस्ट में जो है बहुत ही अलग अलग तरह के बर्ड्स भी मिलते हैं। DRC हैज़ सो रिच वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इट इज़ कॉल्ड जाइजेंटिक जू। यहाँ पर इतनी वैरायटी मिलती है एनिमल्स की कि इसे बहुत ही बड़ा जू कहा जाता है, जाइजेंटिक जू भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक और भी रेयर चिंपैंजी, जिसे कि पिग्मी चिंपैंजी कहा गया है, नाम है बोनोबो, इज रेयर स्पीसीज ऑफ चिंपैंजीज फाउंड इन कॉन्गो। अब पीपल, अब यहाँ पे लोग किस तरह के हैं, किस तरह की वो जिंदगी जीते हैं। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 6 करोड़। अब यहाँ पर 6 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी है। द बेसिन ऑफ द कॉन्गो रिवर इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड। अब जो रिवर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर क्रिश्चियंस, और ज़्यादातर जो लोग हैं वहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के हैं। देयर आर मुस्लिम्स ऑल्सो। अब यहाँ पर मुस्लिम लोग भी रहते हैं। द पीपल आर क्वाइट टॉल एंड हेफ्टी। और जो यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे खासे लंबे चौड़े और मजबूत हैं, हट्टे कट्टे हैं। दे हैव शॉर्ट एंड कर्ली हेयर। उनके शॉर्ट और जो है कर्ली हेयर्स होते हैं, घुंघराले बाल होते हैं। दे हैव डार्क कॉम्प्लेक्शन। उनका जो है काला रंग होता है। अब देखिए चिल्ड्रन, यहाँ पर बेसिकली जो है रिवर एरिया के बारे में बात की गई है। हम अगर हिस्ट्री देखें तो जो ज़्यादातर आबादी होती है या पहले से जितनी भी संस्कृतियाँ सबसे पहले मौजूद हुई हैं वो रिवर के आसपास ही हुई हैं। यहाँ पर भी लोग ज़्यादातर रिवर के आसपास ही रहते हैं। द पीपल आर डिवाइडेड इनटू सेवरल ट्राइब्स। और जो यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ही तरह तरह के ट्राइब्स में डिवाइडेड हैं। ट्राइब्स यानी कि जो आदि मानव होते हैं उस तरह के लोग भी यहाँ पर मिलते हैं। मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू बंटू ट्राइब। और ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो बंटू ट्राइब से बिलोंग करते हैं।
आर स्मॉल स्कैटर्ड विलेजेस अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर्स एंड लेक्स। अब यहाँ पर भी जो है बहुत सारे छोटे छोटे फैले हुए, दूर दूर तक फैले हुए विलेज हैं जो नदियों के किनारे हैं और जो लेक के किनारे हैं वहाँ पर। पीपल लिविंग इन द विलेज फॉरेस्ट फॉलो देयर ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ। और जो लोग इन जंगलों के आसपास रहती हैं, इस जंगल वाले गांवों के आसपास रहती हैं, उनका ट्रेडिशनल यानी कि पुराने तरीके से वो लाइफ को जीते हैं, सांस्कृतिक तरीके से जीते। इसके थ्रू आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि वहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं। उनका डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है और किस तरह से वो लोग जो है अपने आप को डेकोरेट करते हैं, किस तरह से उनकी संस्कृति जो है काफ़ी हमसे अलग है। आगे हम बढ़ते हैं। इन द किसानगानी सिचुएटेड इन नॉर्थ ऑफ द DRC, पीपल आर शॉर्ट इन स्टेचर विद डार्क स्किन। लेकिन जो किसानगानी एक जगह है DRC में, तो वहाँ के लोग जो है थोड़ी कम हाइट के होते हैं, शॉर्ट इन स्टेचर विद डार्क स्किन। उनकी भी डार्क स्किन होती है, कर्ली हेयर एंड बिग नोजेस। दे आर कॉल्ड पिग्मीज। अब इस तरह के लोग जो है जिनकी हाइट कम है और नाक बड़ी है, उन्हें जो है पिग्मीज कहा जाता है। ये थोड़ी ज़रा अलग हैं। देयर हाइट इज़ अबाउट 1.5 मीटर। द पिग्मीज लिव इन फॉरेस्ट। और ये जो पिग्मीज हैं ये फॉरेस्ट में रहते हैं। हंटिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दिस पीपल। और शिकार जो है इनका मेन काम होता है। फ्रूट एंड हनी गैदरिंग प्रोवाइड देम लिवलीहुड। और फ्रूट और शहद जो है इनको जीने में हेल्प करता है। दे लिव इन स्मॉल हट्स। और ये झोपड़ियों में, छोटी छोटी झोपड़ियों में रहती हैं। दीज पिग्मीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज नोमाड्स। और इनको जो है नोमाड्स भी कहा जाता है। द क्लाइमेट ऑफ DRC इज हॉट एंड ह्यूमिड। अब क्योंकि ये इक्वेटोरियल एरिया है, इसीलिए यहाँ पर ये एरिया जो है हॉट और ह्यूमिड है, यानी कि नमी वाला है। Therefore the people don't need to wear many clothes। इसलिए जो है इन्हें बहुत ज़्यादा कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। Like all tribal people, they are वेरी फॉन्ड ऑफ डांस एंड म्यूज़िक। और हर तरह के जो ज़्यादातर आदिवासी लोग जो होते हैं उनकी तरह ही इन्हें भी डांस और म्यूज़िक खूब पसंद होता है। फ्रेंच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिस कंट्री। और फ्रेंच जो है इस कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब देखते हैं यहाँ के शहर। देयर आर मेजर सिटीज़। देयर आर नंबर ऑफ मेजर सिटीज़। यहाँ पर जो है बहुत सारी बड़े बड़े शहर हैं। फॉर्मली नोन एज लियोपोल्डविले आफ्टर किंग फर्स्ट लियोपोल्ड Second of Belgium. Kinshasa is the capital, is an important commercial and industrial center. Kinshasa जो कि इस मेजर सिटीज हैं। लियोपोल्डविले जो कि एक किंग के नाम पर उसका नाम रखा गया था। किनशासा जो कि एक कैपिटल है इस कंट्री की, इज एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल। और ये जो है कमर्शियल एरिया, कमर्शियल और इंडस्ट्रियलाइज एरिया है जहाँ पर खूब व्यापार होता है। ल्यूबम्बाशी इज़ अ मेन डायमंड माइनिंग सेंटर। और जो ल्यूबम्बाशी है जो शहर है वहाँ पर डायमंड माइनिंग का मुख्य क्षेत्र है। लिकासी इज़ एन इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग टाउन। जो लिकासी है वो मुख्य इंडस्ट्रियल और माइनिंग टाउन है। कटांगा, मबूजी माई एंड किसानगानी आर अदर मेजर सिटीज़। और ये भी जो है दूसरे मुख्य शहर हैं। मटाडी इज़ द कंट्रीज बिगेस्ट पोर्ट एंड हैज़ अ बिग रेलवे टर्मिनल। मटाडी जो है सबसे बड़ा पोर्ट है, यानी कि बंदरगाह है जहाँ पर कि शिप के थ्रू जो है व्यापार होता है। बहुत ही ज़्यादा शिप मिलते हैं, शिप होते हैं। एंड हैज़ अ रेलवे टर्मिनल। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रेलवे टर्मिनल भी है। किनशासा जो कि कोंगो का बहुत ही फ्लोरिश्ड शहर है। देखिए कितने अच्छे से फ्लोरिश्ड है और सब टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर होती हैं। ट्राइब्स के अलावा, फॉरेस्ट लाइफ के अलावा यहाँ पर शहर भी बहुत ही फ्लोरिश्ड है। मटाडी, मटाडी जो कि इसका एक मुख्य शहर है, वहाँ का रेलवे स्टेशन। और ये मटाडी कोंगो, ये सी पोर्ट है। और ये ल्यूबम्बाशी
और यहाँ पर ये माइनिंग वर्क होता है। तो रिसोर्सेज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेट्स सी कि एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी का काम वहाँ पर कैसा है। ये है कसावा प्लांट्स एंड कसावा रूट्स। बनाना इज़ द मेन फूड क्रॉप। Many parts of the forest have been cleared and land is used for rising crops like rice, cotton, groundnut, coffee, rubber, cocoa, tobacco and palms. Cassava and banana are the main food crops. Cassava, a root crop, is pounded to prepare flour which is used for making bread. अब यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स में जो है कोंगो के फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया है, लैंड को जो है खेती लायक बनाया गया है, जैसे कि वहाँ पर राइस, कॉटन और ग्राउंडनट, कॉफ़ी, रबर, इन सब चीज़ों की खेती होती है। और कसावा और बनाना जो है यहाँ के मेन फूड क्रॉप्स हैं, जिसके ऊपर ये खाने के लिए डिपेंड रहते हैं। कसावा एक रूट क्रॉप है। रूट क्रॉप जैसे कि यहाँ पर देखिए रूट क्रॉप है, और बनाना इनकी दो मेन क्रॉप्स हैं, फसलें हैं। अब देखिए डियर चिल्ड्रन कि किस तरह से जो इस ट्री की जो रूट्स हैं यही इनके खाने के काम आती है, जिसे कि कसावा कहा जाता है। और इन कसावा के थ्रू ये लोग अलग अलग तरह की डिशेस भी बनाती हैं। चिल्ड्रन कि किस तरह से जैसे हम लोग गेहूं से आटा प्रिपेयर करते हैं और उससे डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बनाते हैं, ये ठीक उसी तरह से ये लोग कसावा की रूट्स को कट करके और उसको ग्राउंडेड यानी कि पीस के, और फिर उसके बाद उससे डिफरेंट डिफरेंट डिशेस प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि कसावा फ्लोर पास्ता, पिज़्ज़ा और भी दूसरी डिशेस, और काफ़ी सारी स्वीट डिशेस भी ये लोग इससे प्रिपेयर करते हैं, डिशेस भी बनाते हैं। सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक कोकोआ, कॉफ़ी, पाम ऑयल और जो दूसरी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो भी जो है वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, यानी कि भेजे जाते हैं। इंडस्ट्रीज़ देखिए, द मोस्ट इंडस्ट्रीज़ आर टेक्सटाइल्स। और ज़्यादातर जो यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो ज़्यादातर कारखाने हैं, वो है टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़ों के, केमिकल्स, पेपर, सॉप, सीमेंट, सिगरेट्स और इस तरह की इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर हैं। मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड इन मेजर सिटीज़ लाइक किनशासा, मटाडी एंड लिकादी। और जो ज़्यादातर इनमें से जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश है वो इन तीन पर देखते हैं कि माइनिंग यानी कि खाने यहाँ पर कैसी हैं। माइनिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। जो माइनिंग है वो यहाँ पर दूसरी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है। सबसे पहले तो हमने कपड़े वगैरह की इंडस्ट्रीज देखी थी, तो अब हम माइनिंग पे जा रही हैं। द कंट्री इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। जो ये कंट्री है यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। कटांगा इन साउथ कोंगो इज़ रिच इन मिनरल्स। जो कटांगा है जो कि साउथ कोंगो का हिस्सा है, वहाँ पर मिनरल्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। इंडस्ट्रियल डायमंड्स, कॉपर, टिन, गोल्ड एंड यूरेनियम आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मिनरल्स। और ये जो बाकी जो यहाँ पर गोल्ड, यूरेनियम है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं, विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द माइंस ऑफ कोंगो, जिन्हें कि कोंगो माइन से निकाला जाता है। कोंगो इज़ द ऑल्सो रिच इन वाटर रिसोर्सेज। विद द हेल्प ऑफ इट्स डैम्स, कोंगो में बिकम अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। कोंगो जो है यहाँ पर पानी भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है, और उसी की हेल्प से जो है डैम्स बन सकते हैं, और उनकी जो डैम्स इतने बड़े बड़े बन सकते हैं कि वो पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकता है। पूरे वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी की जो ज़रूरत है उसको प्रोड्यूस कर सकता है। ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर नॉट वेल डेवलप्ड। जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पर ज़्यादा डेवलप नहीं है। रोड्स एंड रेलवेज सर्व अ फ्यू सिटीज़ एंड द माइनिंग सेंटर्स। Rivers are also the most important means of transport. The Congo River, known as the Highway of Central Africa, and its tributaries are the chief means of the transportation and livelihood in the country. Means of transportation यहाँ पर ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, और कुछ ही शहरों में यहाँ पर अवेलेबल हैं। रिवर जो है यहाँ पर मेन सोर्स है ट्रांसपोर्ट का, जिसके थ्रू आया जाया जाता है, कहीं भी
दूर तक जाया जाता है। कोंगो रिवर जो है इसको सब हाईवे कहा जाता है सेंट्रल अफ्रीका का, और इसी के थ्रू जो है यहाँ के लोगों का रहन सहन आसानी से चलता है। आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस इन 1960 द गवर्नमेंट हैज़ बीन ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट and develop the natural resources of the country. They are seeking and accepting foreign and for various development programs. Even though the programs is slow, yet it is definitely being made. अब इनकी कंट्री को जो है डिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता जो है 1960 को मिली थी, और उसके बाद से जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो यहाँ के मिलने वाले रिसोर्सेज को, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो नेचर हमें देती है, उसको खूब अच्छे से यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलप भी कर रहे हैं। और इसके लिए जो है ये दूसरे बाहर के जो देश हैं उनसे हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रोग्रेस जो है स्लो है, थोड़ी स्लो है, धीरे धीरे हो रही है, लेकिन वो रेगुलर होती जा रही है। यहाँ पर बहुतायत में मिलते हैं। मिनरल जैसे कि कोबाल्ट, और कोबाल्ट जो है ब्लू कलर का एक मिनरल है जिसे कि हम अलग अलग तरह की चीज़ों को बनाने में यूज़ करते हैं, और ब्लू कलर की जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि कोबाल्ट का और जो बाकी के यूज़ हैं ब्लू कलर के अलावा हार्ड फेसिंग अदर एलॉयज, हार्ड मटेरियल्स, डायमंड, टूलिंग, कैटलिस्ट, मैग्नेट्स, बैटरीज, कलर्स, एनोडाइजिंग, रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो वाइनिंग, सॉप्स, ड्रायर, टायर एडहेसिव्स। चिल्ड्रन, इस तरह से आपको कोंगो की अलग लाइफस्टाइल पसंद आई होगी, आपको ये रोचक जानकारी अच्छी लगी होगी, और इनसे जुड़े हुए जो कल्चरल फैक्ट्स हैं वो भी आपको अच्छे लगे होंगे, और आप इन्हें याद रखेंगे, इन्हें समझेंगे। इसी के साथ, इसी इंफॉर्मेशन के साथ अब मैं आपसे फेयरवेल लेती हूँ। अब मिलेंगे हम अगले न्यू चैप्टर के साथ, न्यू इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा। Take care all of you.